नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोपों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भाजपा का कड़ा प्रहार। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हर हार के बाद आत्ममंथन के बजाय नए बहाने ढूंढती रही कांग्रेस। अब बिहार में स्वयं को हारता देख लगा रही झूठे आरोप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर वोट खरीदने का गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा, सिद्धारमैया को बादामी में जिताने के लिए खरीदे गए थे वोट। बिहार एसआईआर पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख को बताया सही। कहा, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। कल रात 10 बजे से सीमाओं पर कमर्शियल वाहन बैन। देश भर में जोश खरोश के साथ निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत पेश करेगा दावेदारी। आईओए ने विशेष आम बैठक में मेजबानी की दावेदारी को दी औपचारिक मंजूरी। 31 अगस्त तक जमा करने होंगे दस्तावेज। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के तमाम आरोपों का करारा जवाब दिया। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनावी भ्रष्टाचार की नींव खुद कांग्रेस ने 1952 में हुए पहले चुनाव में ही रख दी थी, जिसमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने सीपीआई के साथ मिलकर हराया था। चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में वोट बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया था। इस पर भी बीजेपी ने कहा कि 2004 और 2009 में हुए चुनाव में भी वोटों का आंकड़ा बढ़ा था, तो क्या उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वोटों की चोरी की थी? 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4% और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था, चुनाव आपने वैसे जीता था? आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। भाजपा ने कहा कि जब जब कांग्रेस हारती है, इसका ठीकरा मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर फोड़ देती है। बीजेपी ने कहा कि जिस ईवीएम पर राहुल गांधी आज सवाल उठा रहे हैं, कभी उसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उनके पिताजी राजीव गांधी ने पूरा भरोसा जताया था और बैलेट पत्र को बंद करने की मांग उठाई थी। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड, वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया।
वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर मामले में दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इस सियासी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई आज भी जारी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सिंघवी ने कहा कि असम में चुनाव आयोग की ऐसी कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति फॉरेन ट्रिब्यूनल जा सकता है। बिहार में आयोग अगर किसी को नागरिक नहीं मानता है तो अपील के लिए ऐसी कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है। वहीं जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आधार को लेकर हम आपकी दलील समझ रहे हैं, लेकिन आप नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट देखें तो ये वोटर के लिए सुविधाजनक दिखता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आयोग सभी 11 दस्तावेज मांग रहा होता तो हम एसआईआर को वोटर के खिलाफ मान सकते थे, लेकिन अगर किसी एक दस्तावेज को भी स्वीकार किया जा रहा है तो क्या ऐसा कह सकते हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वोटर लिस्ट से नाम और एपिक नंबर पटना से हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने डिग्री को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोप पर कहा कि या तो तेजस्वी माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए अब तैयार रहे। जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और चुनाव में भाग भी ले लोगे तो जनता तुमको सबक सिखा देगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान कर रहा है। ऐसे मानसिकता के लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता भी उचित कतई नहीं है जो मेरे राष्ट्र के संविधान पर प्रश्न उठा दे, संवैधानिक संस्था पर भी अंगुली उठा दे। ये स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए घातक होगा और ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकते। केरल के त्रिशूर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी का प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुरेश गोपी आज सुबह त्रिशूर पहुंचे। उन्होंने मंगलवार रात भाजपा माकपा झड़प में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को सीपीएम कार्यकर्ताओं के जरिए केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद सुरेश गोपी के कार्यालय के साइन बोर्ड पर तेल फेंकने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीपीएम जिला समिति कार्यालय की ओर मार्च किया था। केरल पुलिस ने सीपीएम कार्यालय से लगभग 100 मीटर पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्च रोक दिया, जहां मामला बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस कार्रवाई से नाराज भाजपा ने आज प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। कांग्रेस के द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ दिए जा रहे बयानों के बीच पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर वोट खरीदने का बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बादामी में जिताने के लिए वोट खरीदे गए थे। उनका कहना है कि मैं ही उन्हें बादामी लेकर आया था। सिद्धारमैया अपने गृह क्षेत्र चामुंडेश्वरी में हारने वाले थे। ये पता चलने पर मैं ही उन्हें बादामी लेकर आया और वहां विधायक बीबी चिम्मनकट्टी से मिलवाकर चुनाव लड़वाया। वहां चिम्मनकट्टी की मदद से उधार के पैसों से वोट खरीदे। इसी बीच कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बागलकोट जिले की बादामी विधानसभा सीट पर चुनाव कानूनों का उल्लंघन किया गया। सिरोया ने अपने पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिद्धारमैया के नजदीकी माने जाने वाले सीएम इब्राहिम के एक सार्वजनिक भाषण का हवाला भी दिया है। सीएम इब्राहिम के सनसनीखेज दावे में बताया गया है कि इस खरीद के पैसे को सिद्धारमैया ने 6 महीने बाद चुकाया। भाजपा नेता ने चुनाव आयोग से इस कथित बड़े चुनावी भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी की है। भाजपा नेता ने यह भी पूछा है कि क्या 2006 में चामुंडेश्वरी उपचुनाव में भी इसी तरह वोट खरीदे गए थे, जब सिद्धारमैया 257 मतों से जीते थे। ये आरोप ऐसे समय सामने आए हैं जब कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेंगलुरु में मतदाता सूची पर सवाल उठाए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के आवास पर छापा मारा है। ये छापे कर्नाटक, गोवा और मुंबई में मारे जा रहे हैं। आरोप है कि लौह अयस्क का अवैध खनन कर विदेश भेजा गया, जिससे सरकार को 38 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन ईडी का मानना है कि यह नुकसान कई 100 करोड़ का है। 24 से ज्यादा ईडी अधिकारियों ने घर पर मौजूद दस्तावेजों की जांच की है। विधानसभा सत्र चलने के कारण विधायक सतीश सैल और उनका परिवार बेंगलुरु में है। अवैध अयस्क तस्करी के एक मामले में जेल की सजा काट चुके विधायक सैल को मल्लिकार्जुन शिपिंग कंपनी के जरिए बेलकेरी बंदरगाह से विदेशों में अवैध अयस्क तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। सेवानिवृत्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े के नेतृत्व वाली एक टीम की एक शिकायत के आधार पर जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने पिछले अक्टूबर में सतीश सैल को 7 साल की जेल और 44 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सैल ने न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील पर विचार करते हुए न्यायालय ने सजा निलंबित कर दी और जमानत देते हुए जुर्माने की राशि का 25% जमा करने का निर्देश दिया था। और आइए बात हर घर तिरंगा की। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस अभियान में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आजाद भारत का सपना साकार किया था, उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव और सम्मान है। तिरंगे को हाथ में लेकर ही आज़ादी की लड़ाई में देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। फिर हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। अपने राष्ट्रीय पर्व को हम धूमधाम से मनाएं और अपने घरों पर भी तिरंगा फहराएं। अपने घर भी तिरंगा फहराएं। आज मैंने अपने परिवार के साथ तिरंगा फहराया है। आपने अभी तक फहराया कि नहीं? नहीं तो अपने घर पर जरूर तिरंगा लहराएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगे के साथ सेल्फी भी ली। देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश दिखाई दे रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधीनगर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया।
पूरे देश में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इस कड़ी में आज दूरदर्शन बिहार द्वारा राजधानी पटना स्थित गंगा पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान दूरदर्शन केंद्र के कई कर्मियों और सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर डीडी बिहार के उप महानिदेशक राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान 2022 से लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल से है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना है। 11 अगस्त 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक हर घर तिरंगा यात्रा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज डीडी बिहार के उप महानिदेशक हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस अभियान का क्या उद्देश्य है। हर घर तिरंगा अभियान जो है पिछले 2022 से हम लोग लगातार हर साल इस समय देखते हैं अगस्त के महीने में। इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ही संदेश है कि पूरे भारत को एक सूत्र में राष्ट्र के प्रति सोच जो है उसको और दृढ़ किया जाए और लोग इस 15 अगस्त के महीने को खास करके इस रूप में मनाए। सबको अपने स्वतंत्रता के ऊपर इसको एक राष्ट्रीय पर्व को मनाने का 15 दिन पहले हम लोग केवल एक दिन करते थे। हर घर तिरंगा सबसे पहले 22 में शुरू हुआ था। यहाँ के हम लोग अच्छा लगा कि देश के प्रति मतलब प्रेम है। आज हम लोग सारे लोग ऑफिस का स्टाफ मेंबर पद यात्रा में निकले हुए झंडा लेकर देश को मतलब प्रेम, देश के प्रति प्रेम जागरूकता करने के लिए इस याद में इस चीज़ को मना रहे हैं कि मतलब हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, जो हमारी जो धरोहर है उसको हम यादगार में इस पल को मना रहे हैं और हम लोग मित्र एकत्रित होकर के इस पल को आगे की ओर आगे भी मनाते रहेंगे। और दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह के लिए कई तैयारियां हो रही हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस का काफी मूवमेंट रहता है। कल रात 10 बजे से सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके तहत किसी भी कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री अब बंद है। सोशल मीडिया पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सभी जानकारियां शेयर की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का एक काफ़ी मूवमेंट रहता है, जो कि वीआईपीज़ का मूवमेंट्स भी रहता है काफ़ी। तो इसमें हम लोग ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे बॉर्डर्स पे रहते हैं। 10 बजे से रात में, जैसे कल रात में 10 बजे से हमारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे बॉर्डर्स पे। तो कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हम नहीं आने देते हैं और ये जब तक कि हमारा ये अरेंजमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होता है रेड फोर्ट का, तब तक रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ऐसे हम 14 की रात में 10 बजे से लगाएंगे रिस्ट्रिक्शंस और 15 अगस्त को भी जो भी बॉर्डर्स पे हमारे जो व्हीकल्स का रिस्ट्रिक्शंस है उसको हम पालन करेंगे। कुछ हमारी रोड्स हैं जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे ड्यूरिंग मूवमेंट हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो हिसाब से हमारा स्टाफ प्रॉपरली ब्रीफ्ड है, उनको हम लोग को प्रॉपर हम लोग अर्ली मॉर्निंग से हम लोग का डिप्लॉयमेंट रहता है और हमारा नाइट विजिल भी रहता है। तो उसके तहत हम लोग अपने तरीके से पूरी तैयार हैं। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर रेल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और उसके बाद शेष दिन के लिए नियमित समय सारिणी का पालन किया जाएगा। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस से एक व्यक्ति को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महेंद्र प्रसाद गेस्ट हाउस का मैनेजर है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करता था। वह पाकिस्तानी हैंडलर्स को डीआरडीओ वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों से जुड़ी सूचनाएं भेज रहा था। राजस्थान सीआईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया है। महेंद्र के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है।
नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल सिमुलेशन सेंटर यानी स्किल लैब की शुरुआत की गई है। एमबीबीएस के छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आरएमएल अस्पताल में इस चिकित्सीय कौशल शिक्षण केंद्र को खोला गया है। सिमुलेशन सेंटर क्या सीखेंगे मेडिकल के छात्र, इस सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अखिलेश गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। आरएमएल हॉस्पिटल में सिमुलेशन सेंटर खुला है और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो ट्रेनिंग ले सकेंगे और जो पहले डायरेक्ट वो मरीज़ पे ट्रेनिंग लेते थे उसको छोड़ करके अब यहाँ पर इस सेंटर में, स्किल सेंटर में ट्रेनिंग लेंगे। किस तरीके से सेंटर काम करेगा, हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश हैं। सर, ये जो नया सेंटर खुला है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? पहले देखिए कि किसी भी पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाना होता था या कोई भी मरीज़ हॉस्पिटल आता था तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता था, उसको सिखाया जाता था, मरीज़ों पे सिखाया जाता था, धीरे धीरे सिखाया जाता था। अब हमारे पास ऐसे सारे मैनेकिन्स हैं जिसमें कि वो सुई लगाना सीख सकता है, इंजेक्शन कैसे देना है वो सीख सकता है। अस्पताल की कैजुअल्टी में कोई मरीज़ आता है, कोई भी इंटर्न होता है, उसके लिए वो पहला मरीज़ होता है। इस तरह से जैसे हमारे पास अब सारे सिमुलेटर्स हैं, इसमें हम वो सारा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मरीज़ को दिल का दौरा पड़ा तो मरीज़ में पल्स नहीं आएगी। ये ऐसे हमारे पास मैनेकिन्स हैं, इसमें हम पल्स बंद कर सकते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि अब इसमें पल्स नहीं आएगी, अब मेरे को छाती पे दबाव देना है, अब मेरे को सीपीआर करना है, अब इसको मेरे को अस्पताल में ले जाके क्या क्या चीज़ें करनी है, अगर वो अस्पताल में है तो अब मेरे को आगे क्या क्या सुई लगा के क्या क्या दवाइयाँ देनी है, और जो भी चीज़ें वो करता रहेगा उसके हिसाब से उसका यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स भी पता चलता रहेगा। सपोज़ अगर मरीज़ को पल्स आनी बंद हो गई है, मरीज़ को दिल का दौरा पड़ गया है, हमने उसे बचाया, जैसे जैसे मरीज़ बचता रहेगा उसकी पल्स वापस आ जाएगी तो हमें यहाँ मॉनिटर पे पता चल जाएगा कि उसकी पल्स वापस आ गई है। अब वो मैनेकिन्स पे देख सकता है कि बच्चे का बर्थ कैसे होता है, किस तरह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं वो सीख रहा, उसके साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें अब वो एक आर्टिफिशियल सिनेरियो में क्रिएट होके वो सारी चीज़ें वो सीख रहा है। ये एमबीबीएस के कौन से ईयर से बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग? जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने ये मैंडेटरी किया है कि बच्चा एमबीबीएस की डिग्री उसे तभी मिलेगी जब तक वो ये कुछ स्किल्स जो हैं, जो ये तकनीक हैं, जो ये स्किल्स हैं, जब तक वो अगर ये नहीं सीखेगा तब तक उसको ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। इस ईयर से शुरू होगा? ये हमारा फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो फर्स्ट ईयर से वार्ड जाने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे उनकी पढ़ाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही स्किल सेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, वैसे ही वैसे उनके लिए मुश्किल सिनेरियोज क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही बच्चा, और सिर्फ ये वही चीज़ें नहीं है, मरीज़ से किस तरह से बात करनी है वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं इसमें। कैमरामैन जगदेव के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अमेरिका में इंडियाना के ग्रीनवुड में बने बैप्स के स्वामीनारायण मंदिर के मेन साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस घटना पर विरोध जताते हुए दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य साइन बोर्ड का अपमान निंदनीय है। वाणिज्य दूतावास समुदाय के संपर्क में है और उससे त्वरित कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष ये मामला उठाया है। महावाणिज्य दूत ने ग्रीनवुड के महापौर सहित श्रद्धालुओं और स्थानीय नेतृत्व को संबोधित करते हुए एकता और एकजुटता का आह्वान किया और उपद्रवियों को लेकर सतर्कता बरतने का आह्वान किया। भारतीय ओलंपिक संघ की बुधवार को आयोजित हुई विशेष आम बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। आईओए मुख्यालय में आज इसको लेकर एसडीएम आयोजित हुई जिसमें सर्वसम्मति से इस बात पर मुहर लगी। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए पहले ही रुचि पत्र प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि मेजबान शहर को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। भारत को 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करना है। कनाडा के इस दौड़ से हटने के बाद भारत को इसकी मेजबानी मिलने की संभावना और बढ़ गई है। Everything went very well. First we had the EC in the morning and followed by the SGM and everything went off very well. We have approvals on everything which we were looking for, and mostly in these kind of meetings people have a lot of points to make, etc., which were noted and will be executed, and we're very happy to meet everybody again and start the movement forward for sports development. We are all working very hard, and first goal is to get the 2030 Commonwealth Games into India, followed by
Youth Summer Olympics, then followed by the 2036 Olympics. So everything is on track. We're all working hard towards that goal. और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।